अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आज के हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ज़िला सदर रामबंद हाजी सजाद शाहीन साहब, जिनके साथ आज हम सियासी कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ और इनसे भी जानेंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहज़त ज़िला सदर आप हैं, आप सीनियर लीडर भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो मैं जानूंगा कि अगर हम पहले अपने जिले की बात करेंगे तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे एग्जिस्ट करती है? सबसे पहले मैं मुदस्सिर साहब आपका दिल की मैं गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला और आज यहाँ पे आए। रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जिस्टेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक सोच है। यही वो जमात है जिसने इस रियासत को तानाशाही के दौर से बाहर निकाला। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का उनको एक इज्जत नफ्स उनका बहाल किया, उनको सर उठा के जिंदा रहने का, जिंदगी गुजारने का एक मौका फराहम किया, शख्सी राज का खात्मा किया और वो तमाम वो जो मजालिम वो जब यहाँ पे शख्सी राज था उस दौर से निजात दिलाई। और वहां से एक मूवमेंट शुरू हुई। चलते चलते उस मूवमेंट ने कई उतार चढ़ाव देखे। उस मूवमेंट को दबाने की कोशिशें भी हुई। इस जमात के कायदीन पे फर्जी केस भी लगे। 9 अगस्त 1953 का वाक़ा, बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को फर्जी केस में, जब वो रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम थे, जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। और लेकिन ये मूवमेंट चलती रही। उसके बाद कई और उतार चढ़ाव देखे गए, कई कोशिशें हुई इसको खत्म करने की, लेकिन मूवमेंट खत्म नहीं होती, सोच खत्म नहीं होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के बका के लिए है, उनके मुस्तकबिल के लिए है, उनको राहत पहुंचाने के लिए है और उनको तरक्की के उस अरूज पे ले जाने की है जिससे वो एक दफा फिर सर उठा के जिंदगी बसर कर सके। सवाल यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि जब हम बाकी सियासतदानों से बात करते हैं, बिलखुसूस जब हम बीजेपी के लीडरान से बात करते हैं, और उनका एक ही ये बात, एक ही नारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे खानदानी राज चलाया, जिसको यहाँ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनके बकौल जो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो वो यहाँ पे सरकार बनाएंगे, यानी बीजेपी सरकार बनाएगी और 50 के पार होगा मामला। कहाँ इस नजरिए को आप देखते हैं? दो बातें। खानदानी राज, मुझे नहीं पता इसका डेफिनेशन क्या है। अगर मुदस्सिर साहब आज मीडिया के अंदर है, कल इसकी औलाद भी मीडिया में जाना चाहेगी, वहां पे तो मुदस्सिर साहब को हक है अपने बच्चे को आगे करना। उसको कह सकते हैं कि इसने अपने फ्यूचर जनरेशन को इसी प्रोफेशन में डाला, और जबकि उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी सियासी घराने से अवाम की फलाह बहबूद के जिम्मेदारी निभाने अगर कोई उस घराने से आगे आता है और वो लोगों के ऊपर उसको फाइज नहीं किया जाता, बल्कि लोग अपनी मर्जी से डेमोक्रेटिकली उसको इलेक्ट करते हैं, तो उसे खानदानी राज नहीं कहते। यहां तो अवाम
अवाम मालिक है फैसला करने का। अवाम अगर मुझे चुनती है, कल को मेरे खानदान से अगर कोई शख्स आगे आता है, लेकिन उसको लाने वाला तो अवाम है, तो गोया ये अवामी राज है, खानदानी राज नहीं है। तो जो लोग ये बात करते हैं वो अपने गिरेबानों में झांक के देखें, इनके पास इलेक्शन कराने की हिम्मत ही नहीं है, वरना क्या जवाब है इनके पास। 8-9 साल से यहां पे सदर राज है, क्या कोई जस्टिफिकेशन है? इन्होंने माजी में डीडीसी इलेक्शन करवाए, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन कराए, हालात ठीक थे। इन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए, हालात ठीक थे। आज ये अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, आज ये पंचायत इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अगर ये सारी चीजें कराने के लिए हालात बिल्कुल साजगार है, तो असेंबली इलेक्शन कराने में क्या तकलीफ है? क्या ये इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का डर सता रहा है, या इनकी टांगें कमजोर हैं? अगर इनकी टांगें कमजोर नहीं है तो फिर ये हाइड एंड सीक क्यों? ये चूहे और बिल्ली का खेल क्यों? ये क्यों भागते हैं इलेक्शनों से? और यकीन जानिए, कब कब तक ये इलेक्शनों से भागते रहेंगे, कितनी देर ये भागते रहेंगे? इनको मालूम है जिस दिन यहां इलेक्शन हो गए, ये 50 पार की बात करते हैं। मैं तो दावे से ये कहता हूं कि जिस दिन इलेक्शन होंगे, ये 50 पार क्या, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इनको लखनपुर पार पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी नाकिस कारकर्दगी, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियां, आज बेरोजगारी अरूज पे है, आज महंगाई अरूज पे है, आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है नौजवानों के पास, आज नाउमीदी का माहौल है, गैर यकीनियत का माहौल है, अफरा तफरी है, लालचनेस है। इनके पास 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कैंडिडेट 90 नहीं मिलेंगे, ये हुकूमत बनाने की बात करते हैं। बट सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 70 साल से तरक्की नहीं हुई, आज लोगों को तरक्की डोर स्टेप पे मिल रही है, एक्शन हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स की, रेल लाइन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, या बाकी जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो। प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, नेशनल हाईवे की जो वाइडनिंग की आपने बात की, तो वो इनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। रेलवे प्रोजेक्ट की आपने बात की, तो रेलवे प्रोजेक्ट जो है इनका बनाया हुआ नहीं है। मनमोहन सिंह साहब ने, मैं खुद मौजूद था, फारूक साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, कांग्रेस की क़यादत थी, ये तो उसकी संग बुनियाद तब पड़ी है। नेशनल हाईवे 4 लेनिंग की जब ये यहां पे संग बुनियाद पड़ी, मैं खुद वहां मौजूद था। ये तो बीजेपी का लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट इनमें से कोई नहीं है, ये इनकी मजबूरी है इसको आगे चलाना। मेडिकल कॉलेजेस में से एक मेडिकल कॉलेज दिखाइए जो इन्होंने चलाया हो, या जो इन्होंने नया बनाया हो। कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। इन्होंने लोगों को झूठ और फरेब के सिवा और लोगों के अंदर कम्युनल पोलराइजेशन के सिवा, नफरतों की दीवारें पैदा करने के सिवा, नफरतों का बीज बोने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और उसकी जो बदतरीन मिसाल हमें मिल रही है वो अभी कर्नाटका के इलेक्शन में मिली। उसी बात पे आ रहे थे हम। कर्नाटका के इलेक्शन में जो हमको देखने को मिला, मैं ये समझता हूं कि वो हमारी सबसे बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है। एक प्राइम मिनिस्टर, और वो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क पूरी दुनिया में बापू का देश के नाम से जाना जाता है, बापू के देश के नाम से जाना जाता है, जिस मुल्क की बुनियाद
इंक्लूसिवनेस पे पड़ी है, डाइवर्सिटी पे पड़ी है, इक्वलिटी पे पड़ी है, कम्युनल हार्मोनी पे पड़ी है। उस मुल्क का वजीर आजम कर्नाटका में अवामी जलसे में महज इक्तदार हासिल करने की खातिर अपनी जमात के लिए कम्युनल पोलराइजेशन के नारे लगाता है। वजीर आजम हिंद का एक अलग मुकाम है, अलग पहचान है। 1 अरब 30 करोड़ लोगों का वजीर आजम है। वजीर आजम का इंस्टीट्यूशन एक बड़ा अजीम इंस्टीट्यूशन है, बड़ा सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है। सबका साथ सबका वो वही बात करते हैं। जब ये नारा लगाने में सबका साथ की बात करते हैं, तो वोट लेने वक्त ये सबको अपना समझ के बात क्यों नहीं करते? और उसमें शर्मनाक वाक़ा तो यह है कि इन्होंने इलेक्शन जीतने की खातिर कर्नाटका के अंदर इन्होंने अपने देवी देवताओं को भी मैदान में लाया, और वजीर आजम खुद बजरंग बली के नारे लगा रहा है। क्या वजीर आजम को यह शोभा देता है किसी मुल्क के वजीर आजम को? क्या यह सूडान जैसे मुल्क का वजीर आजम, या बांग्लादेश जैसे मुल्क का वजीर आजम, या नॉर्थ कोरिया का वजीर आजम थोड़ी है। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का वजीर आजम है। मोदी साहब को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और फिर यही जमात कर्नाटका में इलेक्शन लड़ने के जीतने की खातिर, जैसे माजी में वो कश्मीर फाइल्स नाम से एक फिल्म, एक झूठ का एक पलंदा लाके लोगों के सामने खड़ा कर दिया और उसकी मुफ्त नुमाइश करवाई बीजेपी के लोगों ने। नफरतों का एक ऐसा झूठा पलंदा था जिससे और मजीद नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई, और बीजेपी के लोगों ने उसकी मुफ्त नुमाइश कराई, ऑर्गेनाइज कराए सिनेमा शोज। उसी तरह से कर्नाटका इलेक्शन जीतने की खातिर उन्होंने द केरला स्टोरीज नाम से एक झूठ का पलंदा लाया, और नफरत और बदकिस्मती ये कि बीजेपी ने शोज ऑर्गेनाइज किए और लोगों को कहा कि ये फिल्म में देखें, ये फिल्म को देखें। गर्ज क्या थी? झूठ का पलंदा था। उसकी फंडिंग कहां से हुई और क्यों इलेक्शन के टाइम पे उसको रिलीज किया गया? और फिर मकसद क्या था? मकसद था कम्युनल पोलराइजेशन को और फ्लेयर अप करना, ताकि हेट जनरेट हो और वो हेट कन्वर्ट हो जाए वोट्स में और बीजेपी को उसका लाभ हो, फायदा हो। लेकिन वो नहीं हुआ। मैं सलाम करता हूं कर्नाटका के अवाम को। बड़ी बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। मजहब और इसको अलग रखने का मजहब और सियासत से मजहब को अलग रखने का एक अलग उन्होंने एक नैरेटिव, एक मैसेज दिया है, जिसको जगह जगह पहुंचाने की जरूरत है। मैं कर्नाटका के अवाम को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इन सारे मामलात के दरमियान एक ऐसा दूरअंदेशी का फैसला लिया जिसके लिए वो मुबारक के मुस्तहिक है। केरला के अवाम, साउथ इंडिया के अवाम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर पूरे इंडिया का जो लिटरेसी जो रेट निकालोगे, साउथ इंडिया सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर है। पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कभी भी, अभी आपने देखा होगा हाल ही में तमिलनाडु में कंट्रोवर्सी हो गई थी दही को लेके। वहां की हुकूमत ने गार्डन निकाला। तमिलनाडु के अंदर जो दही प्रोड्यूस हो रहा था, बन रहा था, उस दही के डब्बे के ऊपर हिंदी में दही लिखा हुआ था। वहां की हुकूमत और वहां के अवाम ने इस बात से एतराज किया और वो उसको ममनू कर दिया कि दही का नाम अगर लिखा जाएगा तो वो तमिल में लिखा जाएगा, उनकी रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो जो कौम, जो लोग लैंग्वेज के एक लफ्ज को बर्दाश्त नहीं करते, वो इनके नफरत के
उस एजेंडे को कहां बर्दाश्त करते। हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। तो ये जमात प्रोपेगेंडो के सिवा, नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते। और देखिए, केरला स्टोरीज निकली कर्नाटका में, हमारे बच्चों को लहू लहान किया, उनको उनको अजियतें पहुंचाई मेडिकल कॉलेज में जम्मू के अंदर। जबकि जम्मू के बारे में दो बातें बड़ी मशहूर हैं। एक कि ये गंगा जमुना तहजीब का गहवारा रहा है। दूसरा, जम्मू लोचन ने जब जम्मू की नींव डाली, क्यों डाली, किस बुनियाद पर डाली? वो एक दफा चल रहा था, अपने एक्सपेडिशन पे चल रहा था, अपनी उस पे यात्रा पे चल रहा था, बकरी और शेर एक साथ में। उसने एक तालाब में बकरे और शेर को एक तालाब में पानी पीते देखा। उसने कहा, इतनी टॉलरेंस का तो कोई दूसरा कोई मिसाल ही नहीं मिलती। नहीं सकती। और जम्मू की नींव उस बात पे पड़ी। जी। ये लोग यहां भी नफरतें फैलाना चाहते हैं, यहां भी इश्यूज खड़ा करना चाहते हैं। कर्नाटका में तो इनको लोगों ने इनकी असली जगह दिखा दी। अब ये उस माहौल को रियासत जम्मू कश्मीर में भी एक पुरअमन माहौल आलूदा करना चाहते हैं, यहां भी फसाद करना चाहते हैं, यहां भी कम्युनल पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, यहां भी भाई के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। इस वक्त अवाम उल्लास से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि डिविजिव फोर्सेस के खिलाफ खड़ा होने के लिए अब वक्त आ गया है। यहां की जमीन चीख चीख के पुकार रही है, यहां का नौजवान चीख चीख के पुकार रहा है, यहां जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों का हर फर्द बशर, हर वासी चीख चीख के ये पुकार रहा है कि हम इकट्ठा होकर इन नफरतों के सौदागरों को, जो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ये खेल खेल रहे हैं, इनको इनके कैफे किरदार तक पहुंचाएं और इस न सिर्फ रियासत को बल्कि इस रियासत के अवाम और पूरे मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचाएं। एक आखिरी सवाल आपसे हम बात करेंगे। गुफ्तगू तो चलती रहती है, बातें होती रहती हैं डेवलपमेंट के लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी, लेकिन एक बात ज़रूर है, अब अगर इलेक्शन होते हैं आने वाले वक्त में, मुकाबले की बात करेंगे, यहाँ एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का सदर है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि हमारा मुकाबला, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला यहां कांग्रेस के साथ होगा या किसी और जमात के साथ होगा, क्योंकि आज कई ऐसी जमातें हैं मैदान में। आने वाला वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। आज अवाम को अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर आती है तो मैंने इब्तिदा में ही कहा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी क़यादत है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ज़िला सदर रामबंद हाजी सजाद शाहीन बात कर रहे थे। और ये बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार की अज़हद ज़रूरत है, यहाँ इंतखाबात होना लाजमी है, असम्बली इंतखाबात। देखने वाली बात ये होगी, क्या सरकार संजीदा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी सरकार है वो बनाने के लिए या असम्बली इंतखाबात कराने के लिए। इस पर अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ इस वक्त सियासी हलचल सूबा जम्मू या सूबा कश्मीर में हो रही है, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल्द ही यहाँ इंतखाबात कराए जाएंगे। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।